हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का पढ़ाई विद लक्ष्य पर स्वागत है। आज जो हमारी जीएस की पार्ट 2 की वीडियो है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारा अपलोड हो चुका है, आज जो इसका पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसको पार्ट 1 को देखें, उसके बाद टू को देखें। तो इससे क्या है, सीक्वेंसली अगर पार्ट वाइज वीडियो देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है जीएस के कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटे से छोटे रास्ते से यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को किसका अनुसरण करना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है पवनों का, नदियों का, अक्षांश रेखाओं का, देशांतर रेखाओं का। आप 3 सेकंड का समय है, अपना आंसर चूज कीजिएगा। चलिएगा, हमारा सही आंसर कौन सा है? देशांतर रेखाओं का। कौन सा है हमारा सही आंसर? देशांतर रेखाओं का। देखिएगा, न्यूनतम दूरी तय करने के लिए किसी व्यक्ति को जो है देशांतर रेखाओं की अनुसरण करना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई व्यक्ति डैश को डैश से डैश की ओर पार करता है तो तिथि में एक जोड़ा जाता है। आपके ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा, उत्तर, दक्षिण, बी 180 डिग्री देशांतर, पश्चिम, पूर्व, सी 180 डिग्री देशांतर, पूर्व, पश्चिम, डी भूमध्य रेखा, दक्षिण, उत्तर। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, सीपीयू 2019 का क्वेश्चन है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको 3 सेकंड का समय देता हूँ, अपना आंसर सोचिएगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही है? इसका आंसर आपका बी। कौन सा सही है आपका? बी आंसर सही है। देखिए कैसे आपका भी सही है। देखो, जब कोई व्यक्ति जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो हमारी कितनी होती है? 180 देशांतर। कितनी होती है हमारी? 180 देशांतर। 180 जो हमारी कितनी होती है? 180 देशांतर। तो देशांतर के पूर्व पश्चिम की ओर जब पार करता है तो तिथि में एक जोड़ा जाता है। यदि वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की तरफ पार करता है तो क्या करते हैं? तिथि से एक घटा देते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयतन के दृष्टिकोण से वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन तथा मीथेन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा CO2, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। आप अपना आंसर सोचिएगा। तो कौन सा सही है आपका आंसर? इसमें आंसर आपका होगा बी। कौन सा सही होगा? बी, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। देखो, इसको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे आप कितनी गैसें होती हैं। देखो, सब हमारी जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल किससे बना हुआ? हमारा वायुमंडल हमारा किससे मिलके बना है? हमारा वायुमंडल बना है आपका जैसे कि आपके धूल के कण हो गए, ठीक है ना। धूल के कण हो गए, जल वाष्प हो गया, ठीक है नहीं। और जो है आपके और गैसें जो हो गई उससे बन के मिला है हमारा वायुमंडल। तो हमारा जो मतलब हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, जो हमारी कितनी होती है? 78%। और हमारी ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? हमारी ऑक्सीजन होती है हमारी 21%। और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। और आर्गन कितनी पाई जाती है? 0.93%। और सबसे कम मात्रा में कौन सी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई? 0.03% पाई जाती है, ठीक है ना। और ये जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ये हमारी ऑक्सीजन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। कितना? 120 किलोमीटर जाने पर हमारी ऑक्सीजन कितनी हो जाती है? बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ संपन्न होती हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कौन सा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसका बताइएगा कौन सा सही होगा। ऑप्शन है आपके समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आया मंडल। तो आपका आंसर इसमें जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा आपका इसमें सही होगा बी, क्षोभ मंडल। कौन सा होगा? क्षोभ मंडल। देखिएगा, इसकी जो ऊंचाई होती है ना पृथ्वी से, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। जो हमारी इसकी क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है?
13 किलोमीटर ही होती है। तथा ध्रुवों पर कितनी होती है? ध्रुवों पर हमारी केवल 8 किलोमीटर होती है। और जो विषुव रेखा पर हमारी कितनी होती है? इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर। कितनी होती है? 18 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी से सतह से 13 किलोमीटर होगी, है नहीं है? और जो आपके ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होगी, और विषुव रेखा पर कितनी होगी? 18 किलोमीटर होगी, ठीक है ना। और जो विषुव रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होती है, सॉरी, विषुव रेखा की जो क्षोभ मंडल की मोटाई होती है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में किस परत में तापमान का क्षेत्र वितरण लगभग एक समान होता है? आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है क्षोभ सीसा, सी ऑप्शन है संताप मंडल, या फिर डी ऑप्शन है सभी। आप अपना आंसर सोचिएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, समताप मंडल। देखिएगा, जो संताप मंडल में जो तापमान का क्षैतिज वितरण होता है वो लगभग एक समान रूप में होता है, लेकिन जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो तापमान में जो है अचानक से परिवर्तन हो जाता है। कितने? 20 किलोमीटर से अगर ऊंचाई पर हम जाएंगे तो उसमें अचानक से परिवर्तन आ जाता है। ऐसा जो क्यों होता है? ऐसा हमारी ओजोन गैस के कारण होता है। किसके कारण? ओजोन गैस के कारण होता है हमारा। ओजोन गैस के कारण जो सूर्य की जो परावैंगनी किरण होती हैं वो जो है उसको अवशोषित करके ताप बढ़ा देती हैं, ठीक है ना। ये सब इसलिए होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षोभ मंडल की मोटाई में किस ऋतु में वृद्धि हो जाती है? मतलब क्षोभ मंडल जो होता है उसकी मोटाई में किस ऋतु में वृद्धि हो जाती है? तो आपकी ऑप्शन है ए ग्रीष्म, बी शीत, सी बसंत, डी पतझड़। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही है आपका? चलिए, आपका आंसर कौन सा सही है? ए ग्रीष्म ऋतु में। क्योंकि जो क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है वो विषुव रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। किस पर? विषुव रेखा पर। विषुव रेखा पर जो है क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है, इसलिए विषुव रेखा पर जो है आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप बताइए, आपके ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम। बताइएगा आपका कौन सा आंसर सही है? आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए मीथेन। कौन सा सही होगा? मीथेन। देखिए, वायुमंडल में जो उपस्थित हमारी ओजोन गैस होती है ना, वो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को अपनी अवशोषित कर लेती है। इससे क्या होता है? ओजोन गैस जो 20 किलोमीटर की मोटाई में समताप मंडल के सबसे निचले भाग में स्थित होती है। किस में होती है? समताप मंडल के नीचे भाग में स्थित होती है। और जो है ओजोन गैस का संकेंद्र होता है ना, वो 25 से लेके 35 किलोमीटर के बीच होता है। कितना? 25 से 35 किलोमीटर के बीच होता है। और इस मंडल की खोज किसने की थी? इस मंडल की खोज सर्वप्रथम 1902 में टीन बोर्ड ने की थी। किसने? 1902 में टीन बोर्ड ने की थी। और जो हमारे ओजोन गैस में कितने ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं? कितने? 3 अणु पाए जाते हैं। ओजोन गैस में कितने अणु पाए जाते हैं? 3 अणु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में आने वाली कमी को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है तापीय असंगत, तापीय गिरावट, तापमान की गिरावट, या ताप पतन दर। आप अपना ऑप्शन सोचिएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी। कौन सा? डी, ताप पतन दर। देखिएगा, क्षोभ मंडल में जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? तापमान में भी कमी आती है। और तापमान में अगर कमी आएगी तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको एक नाम और देते हैं, सामान्य ह्रास दर। क्या कहते हैं? सामान्य ह्रास दर। और ये जो दर होती है ना, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर, मतलब 165 मीटर आप जाओगे तो इतना 1 डिग्री जो आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा के निकट, बी ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट, सी कर्क रेखा पर, या फिर डी मकर रेखा पर। अपना क्वेश्चन बताइएगा। देखिए, आपका इसका आंसर कौन सही होगा? आपका इसका आंसर सही होगा ए भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है हमारी 5 डिग्री उत्तर से
और जो पूर्व में भी 5 डिग्री दक्षिण तक इसके जो फैलाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं। और ये दाब होता है, ये कैसा दाब होता है हमारा, निम्न दाब होता है। कैसा, निम्न दाब होता है, निम्न दाब, निम्न दाब होता है। और ये हमारा अधिकांश जो है हमारी पवन शांत रहती हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारी अधिकांश जो पवन होती हैं शांत रहती हैं, इसीलिए हम इसको एक नाम और देते हैं। एक नाम क्या कहते हैं हम, शांत पेटी, शांत पेटी, या हम इसको क्या कहेंगे, इसी को डोलड्रम पेटी कहते हैं। तो इसका एक नाम और है, जैसे कि आपकी परीक्षा में आया शांत पेटी के नाम से भी आया है, तो आप समझ जाना वो डोलड्रम पेटी की बात कर रहा है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवनों की गति का निर्धारण किस कारण से होता है। ए, वायुदाब प्रवणता, बी, फेरल का सिद्धांत, या फिर सी, पृथ्वी का घूर्णन, या फिर डी, तापमान। बताइएगा, आप अपना आंसर सोचिएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही है, वायुदाब प्रवणता। देखिए, जो पवनों की गति होती है वो हमारे कई जो पैरामीटर होते हैं उनमें से हमारा एक होता है, हमारा क्या होता है, दाब प्रवणता। क्या होता है, दाब प्रवणता। और दूसरा होता है हमारा क्या, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है ना। और एक हमारा पैरामीटर क्या होता है, कोरियोलिस बल। क्या होता है, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। ठीक है ना। और एक आपका होता है, क्या होता है, एक आपका होता है भूतल से घर्षण तथा उसके द्वारा जो उत्पन्न अवरोध जो उत्पन्न होता है ना वो। इस ये 5 जो आपके पैरामीटर, जो आपके सॉरी 4 जो पैरामीटर होते हैं ना, इससे हमारी पवनों की गति का निर्धारण होता है। देखिए, ये आपकी जो सीरीज चल रही है, ये हमारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और आपको जो अगर हमारी जो वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं केवल आपकी तैयारी को जो देखने के लिए आ रहे हैं, आप खुद अपनी तैयारी को मेजर कर सकते हैं जो हमारी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। ठीक है ना। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके प्रीवियस ईयर कवर भी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी पवन नहीं है। ए, पूर्वी पवन, बी, पछुआ पवन, सी, अपवाही पवन, डी, व्यापारिक पवन। आप अपना आंसर सोचिएगा और आंसर बताइएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, अपवाही पवन। कौन सा हो जाएगा, अपवाही पवन। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है। आपके ऑप्शन है, ये थोड़ा ऑप्शन डी जो इधर हो गया है मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक से। आपके ऑप्शन है 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी 1 पाउंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सी 5 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर डी 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। आप अपना आंसर सोचिएगा और बताइएगा। तो आपका आंसर इसमें जो है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। कितना हो जाए, 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। देखिएगा, वायुमंडलीय दाब हमारा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब हमारा होता है किसी स्थान और समय पर वहाँ की जो हवा होती है ना उसके स्तंभ का भार। क्या होता है, उसके स्तंभ का भार। और देखो, वायुदाब हम किससे मापते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। वायुदाब आप बताओ, वायुदाब किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। ठीक है ना। चल, और जो हाँ सॉरी, और बैरोमीटर की जो वायुमंडलीय दाब होता है उसकी एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक किसमें होता है, क्या होता है, बार। क्या होता है, बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेरल का नियम किससे संबंधित है। ए, पवनों की दिशा, या फिर बी, पवनों का वेग, या फिर सी, पवनों की तीव्रता, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर बताइएगा। चलिएगा, आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, ए, पवनों की दिशा। देखिए, इसका मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि होता है क्यों। ये फेरल का नियम जो क्या होता है, जब फेरल का नियम होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें जो अपनी अपनी मूल दिशा से क्या होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, भटक जाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉरियोलिस बल कहते हैं। अभी थोड़ी ऊपर मैंने बताया था ना, जो पवनों की गति का निर्धारण, उसमें जो कॉरियोलिस बल भी उसका आपको जो उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसी बल जो घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से क्या भटक जाती है, उसको कॉरियोलिस बल कहते हैं। और इस कॉरियोलिस जो आपका बल होता है, इसको एक कॉरियोलिस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने नाम दिया था, क्योंकि इस बल का जो है उन्होंने वर्णन किया था।
और जो है इस बल के जो प्रभाव में जो उत्तरी गोलार्ध में पवनें होती हैं वो दाहिनी ओर, और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो वाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। इसी विक्षेप को जो है इसको जो, और इसको पूरे को वर्णन किसने किया था? फेरल नाम के वैज्ञानिक। किसने किया था? फेरल। फेरल ने किया था। उन्होंने तो केवल उस बल के बारे में बता दिया था, उन्होंने ये नहीं बताया था जो कि उत्तरी गोलार्ध में किधर जाएंगे या दक्षिणी गोलार्ध में किधर जाएंगी। लेकिन और ये सब जो हमारा इसको क्लैरिफिकेशन किसने कर दिया? फेरल ने कर दिया। इसीलिए हम जो है इसको फेरल नाम के इसको जो फेरल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरल का नियम। ठीक है ना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल जड़ नाम की पवनें किस क्षेत्र की विशेषता है? आपके ऑप्शन है भूमध्य रेखीय, बी उष्णकटिबंधीय, सी अंटार्कटिका, या फिर डी शीतोष्णकटिबंधीय। आप अपना आंसर सोचिएगा और बताइएगा। देखिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? भूमध्य रेखीय। कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? भूमध्य रेखीय। देखिए ये जो बिलजड़ लिखा है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपका बिलजड़ ना हो के ये शुद्ध रूप में ये होगा विलजड़। ठीक है ना, आपका ये होगा इसकी जगह आपका ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। अब देखिए बताता हूँ क्या होता है ये। देखिए विलयार्ड जो है ना स्थानीय नाम है ये आपका, इसका एक स्थानीय, इस विलयार्ड का आपका एक स्थानीय नाम भी है। वो क्या है हमारा? पुरागा या बुराना। क्या नाम? पुराना या बुराना। इससे जिससे क्या होता है, ये जो है साइबेरिया में होता है। कहाँ पे? साइबेरिया को यूएसए, यूएसए को आपका और कहाँ होता है? आपका कनाडा। कनाडा, ये क्षेत्र आपके प्रभावित होते हैं इससे, विलयार्ड नाम की विलयार्ड से। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, टोरनेडो से क्या तात्पर्य है? टोरनेडो से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है एक अति उच्च दबाव का क्षेत्र, या फिर एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र, या फिर एक ऊंची समुद्री तरंग, या फिर डी एक सनातन पवन। आप अपना आंसर बताइएगा। तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? बी एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र। देखिए जो टोर्नेडो हमारे होते हैं सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। कहाँ होते हैं? मध्य अक्षांशों में उत्पन्न, मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं हमारे। ठीक है ना, मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। और जो हमारे यूएसए के मिसिसिपी घाटी से उत्पन्न चक्रवात को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो किसको कहते हैं? यूएसए के मिसी घाटी, जो यूएसए की जो मिसी घाटी है ना, उससे उत्पन्न चक्रवात को हम जो क्या कहते हैं? टोर्नेडो कहते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, आज की हमारी सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर हम हमारी वीडियो को जो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम इसकी जो पीडीएफ मैं इसके लिंक पे भी डाल दूंगा। और आप मेरे जो है इसको टेलीग्राम जो ग्रुप है इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। और मुझे जो है आप जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे अब जो प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन शेयर किया करूँगा। यदि आपको कोई अपने क्वेश्चन या फिर आपके स्टडी में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो और इस पीडीएफ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं कल के पार्ट में। ठीक है, धन्यवाद।